हेलो कक्षा 10 के विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाली बोर्ड परीक्षा, विज्ञान की बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको इसी में से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो है, लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने के पश्चात लाल भूरे रंग का अवशेष जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है, क्या कहलाता है? तो जो लेड नाइट्रेट होता है, अगर आप उसको तेज गर्म करते हो तो वो लाल भूरे रंग का जो अवशेष होता है ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है, वो होता है लेड ऑक्साइड। क्या होता है? लेड ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा लेड ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो मैग्नीशियम को जब अपन जलाते हैं तो Mg को अपन जलाते हैं, नहीं O2, तो ये रिएक्शन करके MgO बनाता है। तो इसको अपन बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे भी 2 लगाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है, लोहा चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त यौगिक क्या होगा? तो आप लोहा चूर्ण को अगर आप गंधक पाउडर के साथ अगर गर्म करते हो तो फेरस सल्फाइड बनता है, और फेरस सल्फाइड को अपन FeS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FeS बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काले परत व तांबे की हरी परत चढ़ जाती है वह क्या कहलाता है? तो वह जो प्रक्रिया होती है वो संक्षारण कहलाती है। तो यहाँ से आप संक्षारण की परिभाषा भी याद कर सकते हो कि संक्षारण वह प्रक्रिया होती है जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे की हरी परत चढ़ जाती है, उसे अपन संक्षारण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो पहली बात, नीले लिटमस को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, इसका मतलब वो अम्ल है। वो क्या है? अम्ल है। और इसके लिए ट्रिक होती है अनिल ट्रिक होती है, ऐसे अम्ल नीला लाल कर देता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है तो अम्ल कहलाता है। तो अम्ल का pH मान जो होता है, अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से क्या होता है? कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पे अपन ये ऑप्शन बी वाला देखेंगे, सी और ये सब 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, यानी इसका pH मान 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अपन लिखते हैं NH4OH, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। फिर है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने हेतु प्रयुक्त स्केल को क्या कहते हैं? तो जो अपन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते हैं उस स्केल को अपन pH स्केल कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा pH स्केल। तो आप यहाँ से pH स्केल की परिभाषा भी याद कर सकते हो, pH स्केल की परिभाषा भी याद कर सकते हो आप। तो इसका आंसर होगा pH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो 7 से कम जो होगा सी ऑप्शन होगा। किसी विलयन का pH मान 7 है तो वो विलयन कैसा होगा? अगर किसी विलयन का pH मान 7 है तो वो विलयन जो उदासीन होगा। कौन सा होगा? उदासीन होगा। किसी विलयन का pH स्केल क्या बताता है? तो किसी विलयन का pH स्केल हमने अभी पढ़ा था, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। फिर है, किसी विलयन का pH मान अगर 10 है तो उस विलयन का नाम क्या हो सकता है, या विलयन कौन सा हो सकता है? तो विलयन जो हो सकता है वो NaOH हो सकता है। तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन देखोगे तो ये अम्ल के हैं, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, तो इनका तो pH मान 10 हो ही नहीं सकता, तो NaOH का ही होगा। किसका होगा? NaOH का होगा। नेक्स्ट इसके बाद में, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है, इनमें से अपन देखेंगे तो सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। क्या है? चांदी है। ऊष्मा का सबसे कम चालक जो बताया गया है वो लेड को बताया गया है। किसको बताया गया है? लेड को। सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछा है। अधातु यानी 3 अक्षरों वाली, यानी ब्रोमीन। क्या होगी? ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन होती है। फिर है, निम्नलिखित धातुओं में उत्कृष्ट धातु कौन सी है? उत्कृष्ट धातु जो होती है वो प्लेटिनम होती है, सबसे अच्छी धातु प्लेटिनम होती है। फिर है, निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु का मतलब होता है वे धातु हैं जिनको पीट कर अपन आसानी से सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे वो सोना होती है। क्या होती है? आघात वर्धनीय सबसे अधिक सोना होती है। लेकिन सोना यहाँ पे ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो Au है। तो Au जो है इसका आंसर होगा Au। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को अपन तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। देखो, खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, ध्यान रखना। और सीट में कन्वर्ट करने को आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसका सही आंसर होगा तन्यता। फिर ठंडे पानी में तेजी से क्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला धातु कौन सा है? तो ठंडे पानी में जो है तीव्र से अभिक्रिया करने वाला जो है वो है सोडियम।
तो वो सोडियम और पोटेशियम देता तो पोटेशियम भी हो सकता था। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो अम्ल जो होता है उससे हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला होता है मैग्नीशियम। कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, एथेन जो होता है C2H6, इसमें कितने सत्संयोजी बंध होते हैं? तो एथेन के अंदर जो सत्संयोजी बंध होते हैं वो 7 सत्संयोजी बंध होते हैं। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पहली कक्षा में 2, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कक्षा में 4 होते हैं, तो 2,4 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समजात श्रेणी से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, तो देखेंगे अपन CH4, ये भी समजात श्रेणी है। अगर अपन इसमें CH2 जोड़ते हैं तो C2H6 हो जाता है, ये भी समजात श्रेणी है। अगर हम इसमें CH2 वापस से जोड़ते हैं तो C3H8 हो जाता है, तो ये भी समजात श्रेणी है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हो आप C4H8, ये समजात श्रेणी का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होने का कारण उसमें संकलन का गुण पाया जाता है, यानी कार्बन परमाणुओं को संयोजन द्वारा श्रृंखला बनाने का गुण होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। कार्बन का अपर रूप है तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी, और कज्जल यानी काजल जो है ये भी कार्बन का अपर रूप होता है, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित होता है? तो डायफ्राम जो होता है वो मनुष्य के श्वसन से संबंधित होता है। वोमेन संपुट मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित होता है? तो वोमेन संपुट जो होता है वो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। उसके बाद में लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो लसिका जो है, तो इसका जो आंसर हो सकता है वो अपन इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसमें आप यहाँ ऐसा करो, जो परिवहन होता है उससे संबंधित होता है। ये किससे होता है? परिवहन से संबंधित होता है। फिर है मानव शरीर में पित्त का भंडार होता है, पित्ताशय के अंदर होता है। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? जैसे जल, तो जल का वहन करता है पादप में जाइलम। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त क्या होती है? तो श्वसन क्रिया में पौधों से जो है ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए, अंकुरित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अंकुरित होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा श्वास लेता है? तो वो मछली होती है जो गलफड़ों द्वारा श्वास लेती है। फिर इसके बाद है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। अवुट ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो अवटू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन होता है। बाकी ये जो सब है ये मानव से संबंधित हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन इसका सही आंसर होगा। फिर है इसके बाद में जड़ वामनता यानी क्रिटिनिज्म रोग कि निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो वो थायरोक्सिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन की कमी से होता है। इसके बाद है पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु को अपन क्या बोलते हैं? नर शंकु, मादा शंकु दोनों ही होते हैं। पुष्प में शुक्राणु वर्षण के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वर्षण में बनते हैं। इसके बाद में स्वद्विगुणन की क्षमता किस होती है? तो स्वद्विगुणन की क्षमता डीएनए के अंदर पाई जाती है। डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक क्यों है? क्योंकि डीएनए की फोटोकॉपी यानी प्रतिकृति आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के अस्तित्व के लिए है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के अस्तित्व के लिए होती है। यीस्ट में अलैंगिक जनन प्राय किसके अंदर होता है? तो यीस्ट में अलैंगिक जनन जो होता है वो प्राय होता है किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। फिर है छिपकली में उच्च ताप संसेचन उत्पन्न करता है, वो नर संतति करती है। कौन करती है? नर संतति करती है। अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो अवशेषी अंग का उदाहरण इसमें से वेल का पाद जो है वो नहीं है। कीटों में लिंग का निर्धारण के लिए उत्तरदायी एक्सो गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है? एक्सो गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो वस्तु का आभासी और बराबर आकार का जो प्रतिबिंब बनता है वो केवल और केवल समतल दर्पण से बनता है। ध्यान रखना, समतल दर्पण से। यहाँ पे अवतल दर्पण दे रखा है, तो अवतल दर्पण से तो आभासी, सीधा और वास्तविक और उल्टा सभी बनता है, और उत्तल दर्पण से केवल बनता है आभासी और सीधा, जिसको अपन शॉर्ट ट्रिक में बोलते हैं आसी। आभासी और सीधा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है गोले दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो देखो r बराबर f नहीं होता, f बराबर 2r ये भी नहीं होता, f बराबर 3r ये भी नहीं होता, तो सही आंसर होगा f बराबर r/2, क्योंकि r बराबर 2f होता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो यानी दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ मान लेते हैं ये है। इस पर अगर एक प्रकाश की किरण अगर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर कोई लंबवत आती है तो वो सीधी चली जाती है, तो जो कोण बनाता अपवर्तन कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, तो ये नहीं होगा, इसका 0 डिग्री आंसर होगा। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर उत्तल लेंस के सामने अगर 2f पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा, ध्यान देना, अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी व छोटे बनते हैं, आभासी व छोटे बनते हैं। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोजित होकर एक पदार्थ बनाते हैं, जिसे अपन संयोजन अभिक्रिया करते हैं। और इसका अपन एक उदाहरण लिख सकते हैं, ये वाला, जिसमें मैग्नीशियम का दहन होता है। तो ये वाला उदाहरण आप लिख के आएंगे। संयोजन अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। तो आप अगर ये याद नहीं है तो आप ये वाला समीकरण भी लिख सकते हैं, ये का यही कर सकते हैं। फिर है वियोजन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रियाएं वे होती है जिनमें पदार्थ वियोजित होने का मतलब है टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, उसको अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयन को परिभाषित कीजिए। अपचयन का मतलब देखो क्या होता है। अपचयन एक प्रकार से वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है। किससे संयोग करता है? हाइड्रोजन से संयोग करता है, या फिर ऑक्सीजन से अलग होता है उस, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे अपन अपचयन बोलते हैं। तो अपचयन ध्यान रख लेना, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से जुड़ना, ऑक्सीजन को अलग करना, या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है। और इसी का जस्ट उल्टा आप ऑक्सीकरण याद कर सकते हो। ऑक्सीकरण इसका जस्ट उल्टा होता है। ऑक्सीकरण के अंदर आप लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का त्याग होता है और ऑक्सीजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आप लोहे की कील डालते हो तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसका रंग भी बदल जाता है, इसलिए उसमें रासायनिक परिवर्तन कहेंगे अपन उसे। कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अपन CaO लिखते हैं और जल को अपन H2O लिखते हैं। तो ये अभिक्रिया करके CaOH का होल 2 बनाते हैं, जिसे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना होता है, इसे अपन बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? बुझा हुआ चूना, याद कर लेना, इसे भी बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो ध्यान देना, शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड है, यानी सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, तो शुष्क जो होती है वो H+ आयन उत्पन्न नहीं करती है, H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगी, तो इसीलिए वो उसका रंग भी नहीं बदलेगी। तो इसका सही आंसर ये होगा। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को बताइए। तो हमारे पास में ये दे रखे हैं, तो इसमें से प्रबल अम्ल कौन सा है? तो प्रबल अम्ल HCl होगा, तो प्रबल अम्ल HCl हो जाएगा। प्रबल क्षार जो होगा वो NaOH होगा, तो प्रबल क्षार NaOH हो जाएगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल HCl होता है, प्रबल क्षार NaOH होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार जो अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया करते हैं, इसका एक उदाहरण दे सकते हो। क्षार में आप NaOH को ले लो, अम्ल में HCl को ले लो, तो लवण NaCl बनेगा और जल बनेगा। फिर आता है गंधीय सूचक क्या है? देखिए, गंधीय सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है, वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। इसकी सहायता से हम अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। pH को परिभाषित कीजिए। तो pH एक स्केल होता है जो अम्ल और क्षारीय प्रवृत्ति को बताता है, और ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को भी बताता है, और ये H+ का ऋणात्मक लघुगणक होता है। यानी अपन इसको pH को अपन माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का लॉग H+ भी अपन इसे लिखते हैं, तो ऋणात्मक लघुगणक होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, यानी ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने के प्रक्रम को क्लोर क्षारक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो ध्यान देना,
क्लोर क्षारक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है और एक क्षार उत्पन्न होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक खुद क्षार है, इसलिए इसे अपन क्लोर क्षारक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने के प्रक्रम को अपन क्लोर क्षार अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बनने वाला उत्पाद क्लोरीन होता है और क्लोरीन को अपन क्लोर लिखते हैं, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे अपन क्षारक कहते हैं, इसलिए इसका ये लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, और जब ये जो 1/2 जल के अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो वापस से जिप्सम बना लेता है। क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध क्यों आती है? तो देखिए विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की गंध इसलिए आएगी क्योंकि वो सूत्री CaOCl2 होता है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस धीरे धीरे अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है, क्योंकि विरंजक चूर्ण में जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो धीरे धीरे क्लोरीन गैस उत्पन्न करने लगता है, इसलिए उसमें क्लोरीन की गंध आती है। फिर है बेकिंग पाउडर के 2 घटकों के नाम बताइए। तो देखिए बेकिंग जो पाउडर होता है उसके 2 घटक हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल। अम्लों में टार्ट्रिक अम्ल हो सकता है, सिट्रिक अम्ल हो सकता है, ये सभी जो है बेकिंग पाउडर के घटक हैं। तो पहला तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया और दूसरा अम्ल हो गया, और अम्लों में भी टार्ट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल आएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान देना, हेमी वर्ड लिखना है। अगर यहाँ पे जिप्सम बोलता तो आपको क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पे हाइड्रेट ही लिखना पड़ता। तो यहाँ अपन लिखेंगे हेमीहाइड्रेट। क्या लिखेंगे? हेमीहाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र जो होगा वो CaSO4.12H2 होगा, और अपन इसे अर्ध भी बोल सकते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण अपन देखो कैसे करेंगे, जिप्सम जो होता है उसको अपन गर्म करेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो गर्म होगा तो जो 1/2 जल का अणु है वो बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? POP बन जाएगा। क्या बन जाएगा? POP। तो इसका सही आंसर इस तरीके से अपन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे अपन जो है, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखो। तो कार्बन के जो 2 अपर रूप होते हैं वो होते हैं हीरा तथा ग्रेफाइट। फिर है कार्बन 60 अणु फ्लोरीन क्यों कहलाता है? तो कार्बन 60 का जो अणु होता है वो फ्लोरीन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बकमिस्टर फ्लोरीन था, इसलिए इसको अपन C60 भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरीन भी कहा जाता है। और इमारतों की संरचना में समानता देखी गई थी, कार्बन 60 अणु थे इसके अंदर, इसलिए कहा जाता है। क्या होता है जब कार्बन ऑक्सीजन में जलाया जाता है? जब अपन कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये होता है इसके अंदर। तो फिर इसके बाद है एथेन का आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। तो एथेन होता है, यहाँ पे एथेन का फॉर्मूला जो होगा यानी मैथ एथ, तो C2 यहाँ पे होगा, सिंगल बॉन्ड है सभी के अंदर, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे C2H6 होगा, C2H6 होगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन हो गए, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। तो हम यहाँ पे बनाएंगे तो हाइड्रोजन जो है अपनी संयोजकता को कंप्लीट करता है, तो एक तो कार्बन से लेता है और एक खुद का होता है, तो ये 2 गोले ऐसे बना लेता है। और कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करके और यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेता है। तो एथेन का डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है एथेन का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालना, अलग से इसका वीडियो डाल दिया जाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनाना आना चाहिए, इस तरीके से एथेन का बनाएंगे। फिर है यहाँ पे बड़े क्वेश्चनों में देखेंगे अपन बेंजीन तथा पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है, और इसका संरचना जो है इस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, और पेंटेन का जो सूत्र होता है वो C5H12 होता है, इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेंटेन का सूत्र तो ये हो ही गया, और निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। हमें इसकी संरचना को क्या करना है? चित्रित करना है। तो देखिए चित्रित कैसे करेंगे अपन? तो चित्रित करने के लिए प्रोपेन होता है, मैथ एथ प्रोपेन, 3 कार्बन आएंगे इसके अंदर, C3H8
C3H8, तो इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं। फिर एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल जो होता है वो होता है C2H5OH, C2H5OH। तो इसका जो अपन संरचना बनाएंगे इस तरीके से इसकी संरचना बनेगी। फिर है इनका नामकरण करो, तो नामकरण देखिए कैसे करेंगे अपन। जैसे ये दे रखा है तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और एक में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो मैं तहत प्रोप और डबल बॉन्ड है तो प्रोपेनोइक, और यहाँ पे OH लगा हुआ है यानी COOH है, तो ये अम्ल को प्रदर्शित करेगा, तो ये प्रोपेनोइक अम्ल कहलाएगा। और इसके अंदर C डबल बॉन्ड O है, तो ये कीटोन ग्रुप से है, तो कीटोन ग्रुप के लिए नल लगता है, तो ये एक कार्बन है, तो ये मैथेनल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके बाद की जो PDF है उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप उस नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज़ में डालूंगा, तो आप इसे लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।